हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अर्थशास्त्र के बारे में, वो भी चैप्टर दूसरे के बारे में। ठीक है, 4 चैप्टर मोस्ट दिया है और दूसरा चैप्टर आज मैं बात करने वाला हूं। और इतिहास के, भूगोल को, नागरिकशास्त्र के मैंने बता दिया चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, आज चैप्टर दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस वो क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक। स्टूडेंट लाइक करके इस वीडियो को देखें। ठीक है, 500 लाइक रिसीव करवा दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप करा भी देंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। और आपकी स्क्रीन पे बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला प्रश्न आप नोट कीजिए, इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन, विनिर्माण की, सूचना की, बैंकिंग। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबको मालूम है कि खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन? खनन। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नो डाउट आपको। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक में कि द्वितीय क्षेत्रक कि तृतीय क्षेत्रक की सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है स्टूडेंट? प्राथमिक क्षेत्रक में। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है। कह रहा है कि भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है। स्टूडेंट, कृषि, की उद्योग, की सेवाएं, की कृषि संबंध गतिविधियां। बताइए इन चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बता देता हूँ कौन। तो सेवाएं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट, देखिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। आपको करना है क्या स्टूडेंट, इसमें बस आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको याद कर लेना। ठीक है, समझ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती है। कह रहा है कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती है। सीधे उपभोक्ता प्रयोग, की विक्रेता द्वारा प्रयोग, की उत्पादन की सीमाएं, की ये सभी। बताइए स्टूडेंट, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती है, बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट कि सीधे उपभोक्ता प्रयोग होता है। ठीक है, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती है, तो सीधे उपभोक्ता प्रयोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चलता है अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल के जीडीपी कहते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, कि सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। चलिए बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि सभी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल की जीडीपी कहते हैं। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2005 में, कि वर्ष 2000 में। बताइए स्टूडेंट। तो सबको मालूम है कि कह रहा है कि महात्मा गांधी गारंटी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था वो वर्ष 2005 में चला गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, इसमें है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है। स्टूडेंट, ऑप्शन आपको इस स्लिप में मिलेगा। ऑप्शन आपको पहला है कारखाना अधिनियम, कि मजदूरी अधिनियम, कि ग्रेजुएटी अधिनियम, की ये सभी। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है। तो ये सभी शामिल है। आपका कारखाना अधिनियम भी शामिल है, मजदूरी अधिनियम भी शामिल है, और ग्रेजुएटी अधिनियम भी शामिल है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर, मतलब ये सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है।
कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का लाभ है? व्यापार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा की, रोजगार की सुरक्षा की, ये सभी बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन में से इन चार ऑप्शन से कौन सा सही होगा? ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ होता है? तो रोजगार की सुरक्षा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, रोजगार की सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10वें को, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 कि 4? बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है स्टूडेंट? 2। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, ऑप्शन बी उसका सही था। क्वेश्चन नंबर 9 था हुआ, क्वेश्चन नंबर 10वां यह है, लास्ट क्वेश्चन है वो विकल्प का है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव की, उद्यमों के स्वामित्व की, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको लोग बता देता हूं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है स्टूडेंट? तो उद्यमों के स्वामित्व पे। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इस चैप्टर के बहुविकल्पीय के स्टूडेंट 10 आप जितने 10 बताए हो 10 क्वेश्चन आप लिख के बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और हम बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है और नोट करके याद करके जाना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला जो प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वे द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन में पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल है? तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य सर्वाधिक लोगों का कल्याण करना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सर्वाधिक लोगों का कल्याण करना। ऑप्शन जो क्वेश्चन दूसरे का ये आंसर है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ये प्रश्न आईएमपी आपको प्रश्न में बता रहा हूँ, इसको जरूर याद करके जाइएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? स्वामित्व आधारित क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखे कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र के 2 श्रेणियों सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का है, तुरंत याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कह रहा है कि नरेगा कब तैयार किया गया था? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो नरेगा 2005 में तैयार किया गया था। ठीक है, नरेगा वर्ष 2005 में तैयार किया गया था। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संबद्ध कृषि किसे कहते हैं? संबद्ध कृषि किसे कहते हैं? तो संबद्ध कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन, मधुमक्खी आदि पाले जाते हैं स्टूडेंट। संबद्ध कृषि किसे कहते हैं? तो जिसमें हम लोग मत्स्य पालन, मछली पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, उसे हम संबद्ध कृषि कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट बोल रहा है कि नरेगा को अब किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि नरेगा जो है उसको अब किस नाम से जाना जाता है? तो नरेगा को अब मनरेगा जिसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है नरेगा को अब मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आयोग क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तृतीयक क्षेत्र किस प्रकार के श्रमिकों को रोजगार देता है? तृतीयक क्षेत्र जो है वो किस प्रकार के श्रमिकों को रोजगार देता है? तो उत्तर में लिखिए कि तृतीयक क्षेत्र उच्च
कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधि कहते हैं। कह रहा है कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधि को आर्थिक गतिविधि कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है, तो स्टूडेंट सकल घरेलू उत्पाद की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा की जाती है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अति लघुत्तरीय का। और अति लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर लिखिए कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ मैंने मोस्ट आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघुत्तरीय बता दिया, 10 बहुविकल्पीय, 20 क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर, और उसको जितना बताऊंगा उतना आप याद करके जाइएगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, आंसर तो इसका देता नहीं हूँ, PDF 1 अप्रैल को आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 1 अप्रैल को PDF आपको मिल जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, सभी चैप्टरों की। चलिए क्वेश्चन पहला नोट कीजिए, इसको तब तक आप लोग खोज के याद कर लीजिएगा कि इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को तैयार करके जाना स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को नोट करके जाना आप लोगों को याद करके। ठीक है, एक बार तो देख के ही जाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते। कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, के उद्देश्य लिखिए। इसका उद्देश्य लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच आपको विभेद कीजिए, आपको दर्शाना है इसको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए स्टूडेंट, यह है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नोट। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट यह है कि आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहा जाता है, आर्थिक गतिविधि को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको बता दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिए। 3 मैं दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा, मात्र 3 ही आपको नोट करना है। ठीक है, पहला नोट कीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों की तुलना को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों की तुलना को संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोल रहा है। इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि तृतीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि जो तृतीय क्षेत्र के वो अन्य क्षेत्रकों से भिन्न क्यों है, अलग क्यों है, उदाहरण के द्वारा व्याख्या कीजिए इसका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट क्वेश्चन तीसरा, कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दीर्घोत्तरी भी आपको 3 महत्वपूर्ण आपको बता दिया, 8 मैंने लघुत्तरी बता दिया, 10 मैंने अति लघुत्तरी बता दिया, 10 मैंने बहुविकल्पीय। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे 10, 10, 20, 20, 28, 28
3:31। ठीक है, 31 क्वेश्चन मैंने टोटल इस चैप्टर की मैंने बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर तैयार कर लेते हैं तो पूर्ण चैप्टर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर तो स्टूडेंट मैंने पहला चैप्टर आपका जो विकास था उसको समाप्त मैंने कर दिया है, और दूसरा यह चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, इसको भी मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।